हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में। इसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं हमारी T20 पॉलिटी सीरीज की अगली वीडियो विच इज़ अबाउट स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स। अभी मैं वही सारे वीडियोस कवर कर रहा हूं जो जनरली स्टूडेंट्स छोड़ के रखते हैं, लेकिन जिनसे अक्सर एक ना एक क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन कर दिए गए हैं। वो क्या प्रोविजन कर दिए गए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो वो अभी हम पेशेंटली अगर इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो हमें बार बार उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा हमें बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम चैप्टर के अंदर चलते हैं। आर्टिकल 371 से 371 जे पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा कि स्पेशल प्रोविजंस संविधान के कौन से हिस्से में है, तो आपको बताना है पार्ट 21 में आर्टिकल 371 से 371 ABCDEFGHIJ। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन रहते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर 12 स्टेट्स। ठीक है, इसमें देखिए एक नोट दिया हुआ है जिसमें बताएगा कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल प्रोविजन खत्म कर दिया गया है। अच्छा, वो नहीं बताया है। पार्ट 21 को क्या बोलते हैं? टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ये भी याद रखने की बात है। किसी टफ क्वेश्चन को अगर किसी को सेट करना हुआ वो पूछ सकता है कि इस पार्ट को एक्चुअली कहा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं वो 12 स्टेट्स। महाराष्ट्र है, फिर इसमें गुजरात है, ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं नागालैंड, आसाम, मणिपुर, फिर आंध्र और तेलंगाना जो नए नए अलग हुए हैं तो उनको कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया कुछ समय के लिए। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट से ही सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में ही आता है एग्जैक्टली, पर फिर भी उसी साइड का है मान लीजिए। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और साउथ इंडिया से गोवा एंड कर्नाटका। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रखना है। फिर जो इंटेंशन उनके पीछे क्या है कि यहाँ के स्टेट्स के जो एस्पिरेशंस हैं, इन स्टेट्स के अंदर कुछ दूसरे स्पेसिफिक बैकवर्ड रीजन्स हैं। यानी स्टेट अपने आप में बड़ा है, उसके अंदर ऐसे ऐसे रीजन है जो कि बैकवर्ड है, तो उनके रीजन्स के लोगों के एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए स्पेशल उनको सेफ गार्ड दिया गया है, स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, उनके कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑफ द स्टेट को सेफ गार्ड करने के लिए, या टू डील विद द डिस्टर्ब्ड लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन इन सम पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स, या एक और रीजन क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पीपल ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, ये 4 कारणों से यहाँ पर स्पेशल स्टेटस इन लोगों को, कुछ स्पेशल प्रोविजन इन लोगों के लिए किया गया है। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं था इन स्टेट्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने का पॉइंट है। ये बाद में वेरियस सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स किए गए, यानी एक ही अमेंडमेंट के जरिए सारे स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया, बार अमेंडमेंट करते रहे गए, जिनके जरिए इन सबको विशेष दर्जा दिया गया है या कोई स्पेशल प्रोविजन इनके लिए किया गया है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स और कन्फर्मेंट ऑफ स्टेटहुड ऑन द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, कई बार किसी यूनियन टेरिटरी को जब स्टेट बनवा दिया गया तो वहाँ का कोई विशेष ट्राइबल वर्ग है या कोई विशेष ऐसा एरिया है जो अलग से अंडर डेवलप्ड है, उसका कहना था कि आप अभी तक तो यूनियन टेरिटरी थे हम, तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा ध्यान रखती थी, राष्ट्रपति हमारा ध्यान रखते थे। अब जब राज्य सरकार बन जाएगी, यहाँ पे चुनाव से चुन के सरकार आएगी, तो हम स्टेट की मेजोरिटी नहीं है। स्टेट की मेजोरिटी ने अगर हमें नेग्लेक्ट किया तो बोला गया कि ठीक है, आपके जो अलग इंटरेस्ट, आपके जो अलग हित हैं, उनका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर हम कुछ स्पेशल प्रोविजन संविधान में कर देते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र और गुजरात। जनरली कोई सोचेगा महाराष्ट्र और गुजरात में, ये तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट भी नहीं है कि कुछ ट्राइबल आइडेंटिटी यहाँ लोग अपनी बना के रखे हैं ना, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। देखिए, आर्टिकल 371 के तहत प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज्ड। क्या है यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन? प्रेसिडेंट ऑथोराइज्ड है कि टू प्रोवाइड दैट द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड द गवर्नर ऑफ गुजरात वुड हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। ठीक है, क्या क्या वहाँ पर होगा, इसमें पॉइंट नंबर 2 जो मेंशन किया हुआ है हम देखते हैं। ये आर्टिकल 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 एंड बॉम्बे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1960 से अमेंड कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश वॉज टेकन आउट ऑफ दिस आर्टिकल बाय द 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड प्रोवाइडेड फॉर सेपरेटली। तो पहले इसमें 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, बॉम्बे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, उसके तहत ये पूरा किया गया था। आंध्र प्रदेश पहले इसी एक्ट के अंदर में था, बाद में इसको निकाल के अगले साल 1973 में 13 साल बाद सेपरेट उसके लिए प्रोविजन कर दिया गया। ठीक है, तो क्या है, एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की बात हो रही है विदर्भ, मराठवाड़ा एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र में और गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ एंड रेस्ट ऑफ गुजरात डेवलपमेंट बोर्ड बनाए जाएंगे तीनों के लिए सेपरेटली। तो यानी तीनों एरियाज के लिए सेपरेटली डेवलपमेंट का काम हो। ठीक है, सेपरेटली ध्यान दिया जाए इन तीनों एरियाज पे। इस बात का प्रोविजन राष्ट्रपति करेंगे गवर्नर को विशेष कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देके। ठीक है, उसके बाद एक प्रोविजन बनाई गई है कि रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ दीज बोर्ड्स वुड बी प्लेस्ड एवरी ईयर
बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, राज्य की असेंबली में ये वर्किंग बोर्ड कैसे काम कर रहा है, किस किस एरिया में पैसे खर्च किए, उन बेसिकली उन इलाकों का डेवलपमेंट कितना किया जा रहा है। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ का, और महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा का। ठीक है, तो ये रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हर साल पेश की जाएगी। फिर बराबर का फंड एलोकेट किया जाएगा डेवलपमेंट के लिए इन सारे एरियाज में। ठीक है, उसके बाद इन एरियाज में बराबर पैसा आपको खर्च करना है डेवलपमेंट के लिए, और ऑन प्रोवाइडिंग adequate facilities for technical education, vocational training, adequate employment opportunities in the state services in respect of the above mentioned areas। कुल मिला के ये जो अलग अलग एरियाज हैं, इनको लग सकता है कि हमारे विकास के लिए बराबर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तो यहाँ एक ऐसी भावना थी कि हमारे विकास के लिए मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो बराबर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि ये एक जंगल वाला राज्य है, वन्य संपदा वाला, खनिज संपदा वाला, और यहाँ पे आदिवासी जनजाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो इसकी एक अलग डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। और यहाँ के विकास के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं किया जा रहा है, सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये बात सच भी है कि 2000 के पहले ये इलाका पूरा बस जंगल था, चाय की टपरियों के अलावा यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन जैसे ही सन 2000 में ये राज्य अलग कर दिया गया तो इसका काफ़ी तेज़ गति से विकास हुआ। ठीक है, तो यही माना जा रहा है कि राज्य के अंदर ऐसे ऐसे इलाके होते हैं जो बाकी राज्य की जनसंख्या की तुलना में थोड़ा उनकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है, एक अलग रीजन उस जगह का कहा जाता है। तो उसके डेवलपमेंट के लिए भी राज्य सरकार को बराबर जितना वो बाकी राज्य के ऊपर या राज्य के शहरी हिस्से के ऊपर जितना खर्च कर रही है उतना उनके ऊपर भी खर्च करे, इसका प्रोविजन कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इन सारी चीज़ों के द्वारा देखिए वहाँ कॉलेज, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी और स्टेट सर्विसेज में जॉब वगैरह के लिए भी बराबर आप प्रोविजन करेंगे, इसका यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं नागालैंड के लिए क्या प्रोविज़न किया गया है। नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, उसकी अपनी एक अलग डिस्टिंक्ट ट्राइबल आइडेंटिटी है। काफ़ी समय तक नागालैंड के समाज के कई वर्ग थे जिनका मानना था कि ऐतिहासिक तौर पर नागालैंड भारत का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है, ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा भी नागालैंड नहीं था, ऐसा उनका क्लेम था। तो इसलिए नागालैंड ऑटोमेटिकली कैसे इंडिया का हिस्सा हो सकता है। कई वर्ग, कई गुट वहाँ पर ऐसे थे जो नागालैंड को एक आज़ाद देश के तौर पे देखना चाहते थे। साथ ही साथ एक ग्रेटर नागालैंड या ग्रेटर नागालिम की मांग वो हमेशा से करते रहे हैं। जैसे कि मणिपुर और आसपास के दूसरे राज्यों में भी कई ऐसे इलाके हैं जो कि नागा बहुल इलाके हैं, उन राज्यों में दे दिए गए हैं। उनका कहना है कि नागालैंड के साथ अन्याय है और नागालैंड की ज़मीन एक तरह से अलग कर दी गई है। उन सबको मिला के जो है यहाँ पर नागालैंड, एक ग्रेटर नागालैंड की वो मांग करते रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो मूवमेंट अभी भी चल रही है। NSCN-IM आइजैक मुइवा ग्रुप है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल फॉर नागालैंड, उसके इस तरह एक गुट है जिसके साथ अभी भारत सरकार ने संधि वार्ता की है। इस साल एक पीस ट्रीटी साइन की है उनके साथ में, पीस अकॉर्ड, नागा पीस अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए, उस पर भी सवाल बिल्कुल इस साल पूछा जा सकता है। तो एक तरह से कहना चाहिए कि नागालैंड की जो एक विशेष डिमांड है, विशेष आइडेंटिटी होने के कारण उसके प्रति पहले से ही भारत सरकार सजग है। तो देखिए आर्टिकल 371A है विच इज पर्टेन्स टू नागालैंड। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन इसका नहीं है। इसके बारे में जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया था, उन्होंने क्या था, कहा था कि द फॉलोइंग मैटर्स वुड नॉट अप्लाई टू नागालैंड अनलेस द स्टेट असेंबली डिसाइड्स। ठीक है, कोई भी मामला अगर पार्लियामेंट एक कानून बनाता है तो वो ऑटोमेटिकली राज्य पर लागू नहीं होगा अनलेस राज्य की असेंबली भी उसके ऊपर कानून बनाती है। वो क्या है, रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द नागास। एक तरह से उनको अश्योरेंस दिया गया कि अपने इन मामलों के बारे में आप ही कानून बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, उनका जो कस्टमरी लॉ है वो जिस तरह से लॉ एडमिनिस्टर करते हैं, अपनी जैसे भी पंचायत बिठा के वो फैसला वगैरह करते हो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू नागा कस्टमरी लॉ। ठीक है, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज। कुल मिला के नागालैंड में जैसे भी होता हो, बड़े बेटे को देते हो, बड़ी बेटी को देते हो, जिस तरह से भी लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करने के कानून उनके हों, हम यहाँ पर हिंदू लॉ वगैरह में सक्सेशन एक्ट, हिंदू सिविल कोड बिल, ये सब जो भी करेंगे वो सब नागालैंड पे ऑटोमेटिकली लागू नहीं होगा। अपने आप में ऐसे तो ये डिसीजन प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी बहुत अच्छा दिखाई देता है। सच में जो अलग एक डिस्टिंक्ट उनकी आइडेंटिटी है, डिस्टिंक्ट उनका कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एश्योरेंस उन्हें देना ज़रूरी ही था। इसके एक साइड इफेक्ट भी है। कुछ समय से नागालैंड की कई महिलाएं हैं, नागालैंड की महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन हैं, वो मांग करते आए
मांग करते आए हैं कि जैसे बाकी देश भर में पंचायती राज की बॉडीज में महिलाओं के लिए 50% या 33% का आरक्षण कर दिया गया है, नागालैंड में ऐसा नहीं है। नागालैंड की जो लोकल बॉडीज होती हैं उसमें पुरुष ही मेंबर होते हैं। अधिकतर अलग अलग ट्राइब की तो अपनी अलग अलग वहाँ पे रीति रिवाज चलते हैं, पर ऐसा है, शायद न्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि अधिकतर जो पंचायतें होती हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती हैं उनकी, उनमें पुरुषों का ही दबदबा रहता है, उन्हीं का बोलबाला रहता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पुराने समय में ऐसा ही होता रहा होगा। तो लेकिन चूंकि उनके बारे में कानून सिर्फ वही बना सकते हैं, तो वहां पर एक तरह से सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा है, ऐसा कई लोगों की मांग है। तो बस इसका एक दूसरा पहलू मैंने आपको बताया। बाकी इसके कॉन्स्टिट्यूशनल रामिफिकेशंस तो उतने नहीं है। एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट आर कंसर्न, उनके अपने कस्टम्स, उनके अपने लॉज हैं जिनको वो अपने हिसाब से जीने के लिए स्वतंत्र है। फिर एक तो इसके बारे में कानून अगर पार्लियामेंट बनाएगा भी, तो भी एक तो पार्लियामेंट नागा लोगों के ऊपर कानून बनाएगा ही क्यों? लेकिन ऐसा कोई भी कानून जिसका नागा कस्टमरी लॉ वगैरह पे कुछ इम्प्लीकेशन है, तो वो नागालैंड की असेंबली उसको अगर उस पे कानून बनाती है तो ही लागू होगा, वरना नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए, नागालैंड के जो गवर्नर हैं उनका स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट सो लॉन्ग एज इंटरनल डिस्टर्बेंसेज कॉज्ड बाय द हॉस्टाइल नागा कंटिन्यू। कई बार मेरे वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, आप में से कई लोगों को शायद न पता हो कि जैसे कश्मीर में एक मिलिटेंसी, एक तरह का सेपरेटिस्ट वायलेंस आपने देखा है अपने समय में, वैसे पहले नॉर्थ ईस्ट में भी कई राज्यों में इस तरह की वायलेंस होती थी, इस तरह की मुहिम चलती थी। अलगाववादी गुट हर जगह, हर राज्य में पाए जाते थे। वो आए दिन हिंसा करते रहते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, सिविलियंस के खिलाफ, कहीं मार्केट में बम फोड़ दिए, कहीं अटैक कर दिए, इस तरह की चीज़ें होती रहती थी। तो ये विशेष प्रोविजन रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में गवर्नर जो है उनकी एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत गवर्नर मंत्रियों को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंसल्ट करने के बाद अपना इंडिविजुअल डिसीजन लेंगे और उनका डिसीजन फाइनल रहेगा। इन लॉ एंड ऑर्डर टाइप के मामले में सेपरेटिस्ट वायलेंस वगैरह को कैसे डील किया जाए, इसके बारे में जो फैसला गवर्नर का होगा वो अंतिम होगा। वो मंत्रिमंडल से इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उनका फैसला अंतिम माना जाएगा। बाकी केसेस में क्या होता है, गवर्नर जो है उनकी पावर्स फाइनल नहीं होती हैं, मंत्रिमंडल ही जो तय करता है, गवर्नर को वो मानना पड़ता है। यहाँ पर वो वैसा नहीं है। ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तब खत्म हो जाएगी जब राष्ट्रपति ऐसा बोलेंगे कि भाई अब वहाँ नागा प्रॉब्लम खत्म हो गया है, तो उनकी वो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी जाएगी। ठीक है। और जो ये कि चौथा 4 नंबर पॉइंट वहाँ पर क्या दिया गया था, गवर्नर इस मामले में जो भी फैसला देंगे तो इसको कभी भी किसी अदालत वगैरह में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि वो अपने इंडिविजुअली ये फैसला कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। इसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। अगर गवर्नर को लगता है कि ये ऐसा मामला है कि जिस मामले के तहत जो मुझे विशेष अधिकार दिया गया है उस विशेष अधिकार का पालन मैं कर सकता हूँ, तो फिर इसको किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तीसरा, गवर्नर को इंश्योर करना है कि मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस is included in the demand for a grant relating to that purpose and not in any other demand moved in the state legislative assembly। ठीक है। यानी देखिए, ऐसा लग रहा है कि वहाँ जो अलग अलग ट्राइब्स हैं, अलग अलग वर्ग हैं, उन्हें इस बात का शक रहता था या शक रहा होगा कि केंद्र से जो पैसा आता है हमारे विकास के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, उसको असेंबली या राज्य सरकार जो है वो किसी और काम के लिए मूव कर देती है, हमारे विकास के लिए जो पैसा आया है। तो गवर्नर ने क्या बोला है कि यहाँ पे गवर्नर को विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो इंश्योर करें कि किसी पर्पस के लिए जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उसको किसी और पर्पस के लिए यूज न किया जा सके। एक रीजनल काउंसिल बनेगी 35 मेंबर्स की, किस लिए? त्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट के लिए। राज्य में जो त्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट है वो अलग, उसको एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दी गई है। उनको उनके मैनेजमेंट के लिए 35 मेंबर की एक रीजनल काउंसिल बनेगी। गवर्नर इसको, ये कैसे बनेगी, इसके मेंबर्स कैसे चूज किए जाएंगे, इसके नियम कायदे गवर्नर तय करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये पॉइंट्स 99% यूपीएससी कैंडिडेट्स को क्लियर नहीं है। इस पर क्वेश्चन आ जाएगा, 99% कैंडिडेट्स गलत मार्क करके आ जाएंगे। हो सकता है इंटेलिजेंट एलिमिनेशन से 50%, मतलब 2 ऑप्शन तक शायद ले आए, डिपेंडिंग ऑन दी ऑप्शंस। तो भी 50% लोग, तो बाकी लोग 50% के तुक्के से सही बैठेंगे, बाकी 50% का गलत बैठना ही बैठना है। ठीक है। इसको अगर आपने ध्यान से पेशेंटली सुन लिया कहानी की तरह, तो फिर आपको एग्जाम में बहुत आसानी से बन जाएंगे। 5 नंबर पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो इंसान डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर रहेंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेंगे रीजनल काउंसिल के, और वाइस चेयरमैन जो है वो मेंबर्स ऑफ द काउंसिल अपने में से चुनेंगे। ठीक है। डिप्टी कमिश्नर आईएएस ऑफिसर होते हैं। आप में से कोई पता चला कभी त्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट का जाके डिप्टी कमिश्नर बन गया, ठीक है, तो वो उस जो वहाँ के उन लोगों के लिए, आप समझ ही रहे हैं, उनके लिए उनकी एक अलग पंचायत बना दी गई है। उस पंचायत के जो हेड होंगे वो डिप्टी कमिश्नर होंगे वहाँ के, और वाइस चेयरमैन वो उस काउंसिल में से खुद लोग अपना चुनेंगे। ठीक है।
उनके क्वालिफिकेशन, टर्म, सैलरी अलाउंस, कैसे बिजनेस चलेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ वगैरह वगैरह, ये सब राष्ट्रपति कहते हैं, राज्यपाल वहां पे तय करेंगे। ठीक है। फिर नागालैंड के फॉर्मेशन से 10 साल तक, या गवर्नर उसको बाद में एक्सटेंड भी कर सकते हैं, त्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट के विषय में विशेष प्रोविजन रहेंगे। क्या? त्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर चलाएंगे, राज्य सरकार या असेंबली नहीं चलाएगी। ठीक है। गवर्नर जो है अपने हिसाब से तय करेंगे कि सेंटर जो पैसा दे रहा है वो बाकी नागालैंड और त्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। त्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट को कुछ अलग, ज़्यादा हट के विशेष दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है। नागालैंड की असेंबली का, वहाँ की लेजिस्लेचर का कोई भी एक्ट त्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट पे तब तक लागू नहीं होगा जब तक गवर्नर ऐसा नहीं कह देते। और गवर्नर ऐसा कब कहेंगे? जब वो जो रीजनल काउंसिल है त्वेंसांग की, वो इस बात के बाबत एक रिकमेंडेशन देगी तब। ठीक है। गवर्नर जो है वो पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ त्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई भी रेगुलेशन बना सकते हैं। ठीक है। ऐसा कोई भी रेगुलेशन जो है वो पार्लियामेंट के किसी एक्ट को भी रिपील कर सकता है। ठीक है। अब ये समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है तो उसके खिलाफ जाकर भी त्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट में पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड गवर्नेंस के लिए राज्यपाल विशेष प्रोविजन बना सकते हैं। फिर नागालैंड में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी उसमें एक मंत्री होंगे, मिनिस्टर फॉर त्वेंसांग अफेयर्स। ठीक है। वो नागा लेजिस्लेटिव असेंबली में त्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट से जो लोग पहुंचे हैं, भले वो किसी भी पार्टी के हों, उन्हीं में से किसी एक को आपको त्वेंसांग मामलों का मंत्री बनाना पड़ेगा। ठीक है। त्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट के सभी मामलों में फाइनल डिसीजन गवर्नर ही बनाएंगे अपने हिसाब से, किसी से सलाह लेके नहीं। ठीक है। ये देखिए, सारे मामलों में अंतिम फैसला त्वेंसांग काउंसिल का भी नहीं है, रीजनल काउंसिल का नहीं है, वहाँ के राज्यपाल का है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली में त्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट से जो लोग पहुँचते हैं वो पब्लिक द्वारा डायरेक्टली चुने नहीं जाते हैं, उनको वो जो रीजनल काउंसिल भेजती है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहाँ पे लोकतंत्र नहीं चल रहा है, आप समझिए। त्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट में जो लोग वोट देके अपने लोग असेंबली में नहीं भेज रहे हैं, वहाँ पे त्वेंसांग काउंसिल जो है, रीजनल काउंसिल, वो चुन के लोगों को भेज रही है। कितनी यूनिक बात है। अब आ जाते हैं हम आसाम और मणिपुर के ऊपर में। ठीक है। आसाम और मणिपुर दोनों, मणिपुर का मुझे नहीं पता, आसाम में तो बिल्कुल अलगाववादी जो संगठन थे काफ़ी समय तक बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, और उल्फा करके, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट फॉर आसाम, ये बहुत ज़्यादा एक चर्चित और बहुत ज़्यादा ताकतवर वहाँ का एक उग्रवादी और अलगाववादी संगठन था। ठीक है। उनके कैंप, ट्रेनिंग कैंप भी भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश में चलते थे, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, हमारी सरकारों को बहुत ज़्यादा परेशान कर पाते थे। फिर इन देशों के साथ बहुत मान मनोबल करके इन्हें मनाया गया, इन कैंपों को बंद करवाने के लिए बहुत इनको, मतलब ले और दे करके होता है ना, इस साथ ले उस साथ दे में बहुत कुछ देना पड़ा, तब जाके इनके कैंप वगैरह बंद हुए। तब परेश बरुआ मेरे ख्याल से इनके चेयरमैन थे, इस गुट के लीडर थे, उनको पकड़ लिया गया फिर बांग्लादेश की सहायता से, और फिर तब ये गुट जो है एकदम शांत पड़ गया। अभी आसाम में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का राज चल रहा है। आर्टिकल 371A के तहत तो हमने देखा नागालैंड की बात हुई। आर्टिकल 371B के तहत जो है आसाम की बात होगी। क्या यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है? ये 1969 में अलग से ऐड किया गया था। राष्ट्रपति एम्पावर किए गए हैं टू क्रिएट अ कमिटी ऑफ द आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट, और भी जो दूसरे अगर कोई मेंबर्स को वो चाहते हैं स्पेसिफाई करना तो वो कर सकते हैं। ठीक है। ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम जो है वो 6th शेड्यूल के एरियाज हैं। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के एरियाज में क्या डिफरेंस है, मेरे चैनल पे इसकी वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। वो एरियाज कौन कौन से हैं? नॉर्थ कचार हिल डिस्ट्रिक्ट, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, कार्बी आंगलोंग नाम सबने सुना होगा, एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट। बोडोलैंड का भी एक अलग सेपरेटिस्ट मूवमेंट, अलगाववादी मूवमेंट चला था, इसके बारे में भी कई लोगों को पता होगा। ठीक है। तो बस इतनी सी बात है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक स्पेशल काउंसिल बनेगी, एक कमेटी बनेगी उन मेंबर्स की जो कि आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं, बस। ठीक है। मणिपुर के बारे में क्या है? मणिपुर में आर्टिकल 371C है। तो राष्ट्रपति ने क्या स्पेशल प्रोविजन बनाया है, ये कब ऐड हुआ है देख लेते हैं। ये ऐड हुआ था 1971 में। ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑथोराइज किए गए हैं टू प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कमिटी ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द हिल एरियाज ऑफ द स्टेट। यहाँ पे जो हिल एरियाज हैं वो डिस्टिंक्ट हैं बाकी राज्य की तुलना में। ठीक है। तो जैसे आपको आसाम के लिए गवर्नर वहाँ पे एक कमेटी बना सकते थे, प्रेसिडेंट ही बना सकते, सॉरी गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट ही बना सकते थे एक कमेटी, वैसे ही मणिपुर के लिए भी वो बनाएंगे। यहाँ पे ट्राइबल एरियाज नहीं, हिल एरियाज की बात हो रही है। ठीक है। हिल एरियाज मतलब ऐसे एरियाज
जो कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे कि ये हैं हिल एरियाज। ठीक है, आप कहेंगे कि अरे ये तो इतनी ऊंची पहाड़ी भी नहीं है, ये कहाँ से हिल एरिया में आ गई? ऐसा नहीं है, वो राष्ट्रपति बताएंगे कौन से एरिया हिल एरिया में आएंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट गवर्नर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नर की विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टू सिक्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दैट कमेटी। कुल मिला के बेसिकली असेंबली के अंदर जो ये विशेष कमेटी बनेगी, तो यानी इसके हाथ में ये पावर रहेगा कि ये इन हिल एरियाज के लिए या जो भी इन केस ऑफ आसाम जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए अलग से ध्यान दे। ठीक है, और अगर अफसर उनकी बात नहीं मान रहे हैं, सरकार उनके कामकाज में रोड़े अटका रही है, तो गवर्नर को विशेष अधिकार दिया गया है और विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि वो इंश्योर करें कि ये कमेटी अपना काम ठीक से कर सके। गवर्नर राष्ट्रपति को हर साल एक रिपोर्ट देंगे कि हिल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है कि भाई हिल एरियाज में ऐसा ऐसा काम करिए। ठीक है, और वो स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। ये मणिपुर की बात हो गई। अब आंध्र प्रदेश तेलंगाना के ऊपर आते हैं, 371D और 371E। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल प्रोविजन हो गया। इसमें दोनों डी और ई, डी आंध्र प्रदेश के लिए और ई तेलंगाना के लिए ऐसा नहीं है, डी और ई दोनों आंध्र प्रदेश के लिए है। ठीक है, ये 1973 में ऐड कर दिए गए थे। कोई सोचेगा कि स्टेट अलग हो गए थे इसलिए ऐड किया गया, ऐसा नहीं है, 1973 में ही ऐड कर दिया गया था। प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है कि राज्य के अलग अलग हिस्से के जो लोग हैं उनके इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी वगैरह मिले इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन वगैरह, और राज्य के अलग अलग हिस्सों के लिए विशेष कानून या विशेष प्रोविजन किया जा सके, इसके लिए राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिया गया है। इस पर्पस के लिए प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि ऐसे सिविल पोस्ट लोकल कार्डर में क्रिएट किए जाएं फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट एंड प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू पोस्ट इन एनी लोकल कार्डर। ठीक है, किसी ऐसा विशेष एरिया के लिए लोकल कार्डर बनाया जाएगा कि उस एरिया से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किए जाएंगे उसी एरिया के लोग। जब हम संविधान के फंडामेंटल राइट्स में ये पढ़ रहे थे कि हर देश के हर आदमी को अधिकार है कि वो कहीं भी जाके जॉब कर सकता है, तो उसमें ये बात हुई थी कि पार्लियामेंट को विशेष ये अधिकार दिया गया है कि किन्हीं जॉब्स के मामले में पार्लियामेंट ऐसा विशेष प्रोविजन बना सकती है कि इस तरह की जॉब्स इस एरिया के लोगों को ही दी जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पे ही आंध्र प्रदेश का नाम लिया गया था। तो आंध्र प्रदेश जो है उसमें कई ऐसे राष्ट्रपति जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि लोकल एरिया में, ऐसे किसी एरिया में आप एक लोकल कार्डर बनाइए और वहाँ के लोगों का रिक्रूटमेंट आप उसी लोकल कार्डर के लिए करिए। ठीक है, तो वह राज्य के उन एरियाज को स्पेसिफाई कर सकते हैं एज लोकल एरिया फॉर एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी बेसिकली उस लोकल एरिया के लोगों को वो रिजर्वेशन टाइप का दे देंगे। राष्ट्रपति ऐसा डिसाइड कर सकते हैं। ही मे ऑल्सो स्पेसिफाई द एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ प्रेफरेंस और रिजर्वेशन गिवन इन द मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू पोस्ट। कितना देना है, किस तरीके से देना है, ये सब भी राष्ट्रपति तय कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को बता सकते हैं। कुल मिला के जैसा कि मैंने आपको बताया, राज्य के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनमें कि ऐसा बोला जा रहा है। इसमें फिर देखिए प्रेसिडेंट ऐसा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनवा सकते हैं राज्य में। ट्राइब्यूनल्स वाला चैप्टर मेरे चैनल पे लाइव है, आप अलग से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। 323A 323B दो तरह के ट्राइब्यूनल बनते हैं। पहला रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन है और 323B जो है इट इज रिलेटेड टू ट्राइब्यूनल्स फॉर एनी अदर मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में राष्ट्रपति को विशेष अधिकार है कि वो इस राज्य में, आंध्र प्रदेश में, अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनवा सकते हैं टू डील विद सर्टेन डिस्प्यूट्स एंड ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, अलॉटमेंट और प्रमोशन इन सिविल पोस्ट। देखिए, यानी इसका कुल मिला के मतलब क्या है, इस राज्य के अंदर कई वर्ग हैं, किसी एरियाज के लोग हैं जिनको लगता है कि दूसरे एरिया के लोग जो डोमिनेंट हैं, जो सरकार में ज़्यादा संख्या में हैं, वो हमारे साथ अन्याय करेंगे। तो राष्ट्रपति एक तरह से, तो ऐसे लोग, ऐसे अलग अलग वर्ग के लोग चाहते थे कि हमारा अपना अलग राज्य बने या दूसरे वर्ग के साथ हमको इस राज्य में न आने दिया जाए। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट को विशेष अपॉइंट किया गया कि नहीं, आपके हितों की रक्षा राष्ट्रपति फ्रंट फुट पे आके अलग से करेंगे। इसमें अगर वो कहेंगे कि नहीं, हमें जॉब नहीं दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पोस्ट वगैरह में हमको जॉब नहीं दे रहे हैं, हमको ग्रजेंगली जॉब दे भी दिया तो हमको प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं वगैरह, हमको इम्पोर्टेंट जो है पोर्टफोलियो नहीं दिया जाता है, इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति विशेष एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना सकते हैं इस तरह के ग्रीवेंसेस को डील करने के लिए। ठीक है, जो ट्राइब्यूनल है स्टेट हाई कोर्ट के परव्यू के बाहर एक्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी कोर्ट इस मामले में कोई भी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकेगी। इनको कितना ज़्यादा अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है आप देखिए। प्रेसिडेंट ऐसे ट्राइब्यूनल को अबॉलिश कर सकते हैं जब वो बोलेंगे कि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, यानी अब वहाँ के लोग अब एक साथ मिलजुल के रहने लायक हो गए हैं, अब इसको अलग से चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 370E की जो बात करें, अभी तक 371D की बात हो रही थी। ई में पार्लियामेंट को एम्पावर करते हैं टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब सिक्किम की बात करें,
सिक्किम में क्या है, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1975 में, जिसके जरिए सिक्किम एक फुल फ्लेजेड स्टेट बन गया इंडियन यूनियन का। ठीक है, एक नया आर्टिकल 371F डाला गया और स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू सिक्किम। ये क्या है, सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में 30 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे। ठीक है, लोकसभा में एक सीट दे दी गई सिक्किम को, और पूरा सिक्किम एक लोकसभा सीट है। ठीक है, आप में से अधिकतर लोगों को शायद पता नहीं होगा, पर सिक्किम हमेशा से भारत का हिस्सा नहीं था। जैसे भूटान एक अलग देश है, वैसे ही सिक्किम एक अलग देश था, तो भारत से थोड़ा डिपेंडेंट था, उसके डिफेंस वगैरह के लिए भारत जिम्मेदार था। पर फिर इंदिरा गांधी जी के राज में 1975 में एक्चुअली सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। वो कैसे हुआ वो आप विकीपीडिया में पढ़िए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो फाइनली जब उसको यहाँ मिला लिया गया तो उसको फिर बोल दिया गया चलो लोकसभा की एक सीट पूरी सिक्किम, 30 जन की असेंबली भी आपको दे देते हैं, इस तरह से। ठीक है, फिर सिक्किम में भी अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग सेक्शंस के लोग हैं। पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया टू प्रोवाइड फॉर द नंबर ऑफ सीट्स इन द सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली विच मे बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट सेक्शंस। ठीक है, उनके लिए वहाँ पे मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इस तरह का वहाँ पे डिफरेंस नहीं है, वहाँ अलग तरह का डिफरेंशिएशन है लोगों में। तो ठीक है, अलग तरह के लोगों को वहाँ पे जो भी है, मतलब वहाँ पे नेपाली रेफ्यूजी हैं, ठीक है, नेपाली मूल के लोग हैं मान लीजिए, या इसमें बोल रहा हूँ भूटानी मूल के लोग हैं, तो वो मूल सिक्किम के लोगों से अगर उन्हें दिक्कत है तो उनके लिए अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग वहाँ पे सीट रिजर्व कर दी गई असेंबली में। ठीक है, फिर ऐसे सीटों का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का डिलिमिटेशन कर दिया जाए, यानी अलग अलग वर्गों के लोग जिन एरियाज में रहते हैं वो मिला के एक ही सीट में आए, और उस सीट पे उसी वर्ग के आदमी को रिजर्वेशन दे दिया जाए कि वही यहाँ पर से चुन के असेंबली में जाएगा। ठीक है, इसके लिए पार्लियामेंट डिलिमिटेशन कर सकती है। गवर्नमेंट को विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फॉर पीस एंड इक्विटेबल अरेंजमेंट फॉर इंश्योरिंग सोशल एंड, मतलब बेसिकली सिक्किम में जनसंख्या के अलग अलग वर्ग जो है सबका बराबर विकास हो, इसके लिए राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। इसमें राज्यपाल अपने हिसाब से काम कर सकता है, सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें राज्यपाल को स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट असेंबली की बात सुनने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति जैसा बताएंगे उस हिसाब से वो अपने हिसाब से काम करेंगे। प्रेसिडेंट जो है वो सिक्किम तक कोई भी लॉ एक्सटेंड कर सकते हैं जो कि भारत में इन्फोर्स में है, यानी कि राष्ट्रपति जब उसको एक्सटेंड करेंगे सिक्किम में तभी वो कानून एक्सटेंड होगा, या राष्ट्रपति उसको मॉडिफाई करके एक्सटेंड करेंगे सिक्किम में। ठीक है, हो सकता है कि भारत देश में कोई कानून लागू हो जो कि सिक्किम की लोकल कस्टम वगैरह के हिसाब से ना हो, तो उसको चेंज करके राष्ट्रपति वैसा उसको वहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। अब मिजोरम की बात देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 371G में मिजोरम की बात होती है। मिजोरम भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, यहाँ भी अलगाववाद वगैरह बहुत था। एक समय था जब उग्रवादियों के कैंप पर इंडियन एयरफोर्स ने बम गिराए थे। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी सीवियर वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी। ये कब ऐड किया गया था, 1986 में जाके ऐड किया गया था। ठीक है, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी कानून होंगे वो सिक्किम मिजोरम पर अप्लाई नहीं होंगे अनलेस वहाँ की असेंबली बताती है, जो हमने नागालैंड के बारे में देखा था। ठीक है, उनके रिलीजियस, सोशल, कस्टमरी लॉ, उनका सिविल क्रिमिनल जस्टिस किस तरह से देते हैं, और ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड कैसे करते हैं, इसके बारे में पार्लियामेंट का कानून लागू नहीं होगा अनलेस वहाँ की असेंबली इसको लागू करवाती है। मिजोरम असेंबली जो है कम से कम 40 मेंबर उसमें होंगे ही। सिक्किम में नॉट मोर देन 30 मेंबर्स थे और मिजोरम में नॉट लेस देन 40 मेंबर्स होंगे। नॉट लेस देन क्यों किया गया देखिए, ताकि अलग अलग वर्गों के बीच में सीटें बांटी जा सकें। ठीक है, इतनी सी बात थी बस। फिर अरुणाचल प्रदेश और गोवा पे आ जाते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश में जो है 371H कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल चलता है, तो इसके बारे में कब हुआ था अमेंडमेंट वो हम देखते हैं। 13 हुआ 1986 में ही हुआ था। गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश जो है उनकी विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। ठीक है, इसको डिस्चार्ज करने के लिए गवर्नर जो चाहे करेंगे, आफ्टर कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना फैसला लेंगे जो कि फाइनल होगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं, और ये गवर्नर जो है ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तब खत्म हो जाएगी जब राष्ट्रपति बोलेंगे कि ठीक है अब यहाँ कोई विशेष परिस्थिति एग्जिस्ट नहीं करती है, आपका ये पावर खत्म किया जाता है। यहाँ पर कम से कम 30 मेंबर रहेंगे असेंबली में। ठीक है, गोवा में आता है 371I आर्टिकल, जिसमें कि गोवा के असेंबली में नॉट लेस देन 30 मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 1987 में ऐड किया गया था जब गोवा को यूनियन टेरिटरी से राज्य बनाया गया था। कर्नाटका का प्रोविजन देखते हैं 371J। इसमें प्रेसिडेंट एम्पावर्ड है टू प्रोवाइड दैट द गवर्नर ऑफ कर्नाटका के पास कोई विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। किस लिए? सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए। ठीक है, कर्नाटका के अंदर एक रीजन होता है जो कि मैसूर राज्य का था। ठीक है, उसमें ये बाकी दूसरा रीजन पड़ता है हैदराबाद कर्नाटका। ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें गुलबर्गा, बिडार, रायचूर, कुप्पल, यडगिर और बेल्लारी। बेल्लारी से वो सोनिया गांधी जी एक बार चुनाव में खड़ी हुई थी,
ये किसी को पता होगा अगर तो एक ऐसा तो इनके लिए अलग एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा, जैसे गुजरात में और महाराष्ट्र में सौराष्ट्र के लिए, मराठवाड़ा के लिए, इन लोगों के लिए डेवलपमेंट बोर्ड अलग से बनाया गया था। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि इनकी जो काम करने की रिपोर्ट थी हर साल लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने पेश किया जाता था कि इन इलाकों के डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है। ठीक है, जितना भी फंड वगैरह पूरे राज्य के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा उसके बराबर इस एरिया के लिए अलग से भी खर्च किया जाएगा। यहाँ पर एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह के लिए स्टूडेंट्स की सीट रिजर्व कर दी जाएगी वहाँ पे, ताकि यहाँ पर भी इस तरह के कॉलेज वगैरह खोले जाएंगे। यहाँ पर है कि इनके लिए सीट रिजर्व कर दी जाएंगी इस एरिया के बच्चों के लिए। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उसमें इस रीजन में जो पोस्ट निकलेंगी वो इसी रीजन के लोगों के लिए रिजर्व रहेंगी, जैसा कि हमने आंध्र प्रदेश में भी देखा था। ठीक है, आर्टिकल 371 है जो कि प्रोवाइड करता है फॉर स्पेशल प्रोविजंस फॉर द हैदराबाद कर्नाटका रीजन ऑफ द स्टेट। ये इंसर्ट किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2012, बहुत ही रिसेंटली ऐड किया गया है। देखिए, ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फॉर इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड। कुल मिला के बात यही है कि राज्य का ये हिस्सा जो कि ऐतिहासिक तौर पे राज्य के दूसरे हिस्सों से डिस्टिंक्ट है ना, तो यहाँ के ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ के विकास के लिए राज्य सरकारें उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है, तो या तो इनको अलग राज्य बना दिया जाए अपना। इन शॉर्ट ऑफ दैट ये किया जा सकता है कि इनको एक अलग डेवलपमेंट बोर्ड दे दिया जाए, इनकी डेवलपमेंट नीड्स को फुलफिल कर दिया जाएगा। तो 2010 में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कर्नाटका ने अलग अलग रेजोल्यूशन पास किए सीकिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर द हैदराबाद कर्नाटका रीजन ऑफ कर्नाटका। ठीक है, इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इंडोर्स भी किया द नीड फॉर अ स्पेशल प्रोविजन ऑफ द रीजन। ऐसा नहीं है देखिए कि वहाँ की राज्य सरकार नहीं चाहती थी, वो तो इन एरियाज का विकास ही नहीं करना चाहते थे, ज़बरदस्ती केंद्र सरकार ने उन पर इम्पोज किया है, ऐसा नहीं है। वही लोग चाहते हैं कि इस एरिया के लिए सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बना दिया जाए और सेपरेट प्रोविजन कर दिया जाए कि पैसा बराबर खर्च हो। ठीक है, ये हो गया। इसी के तहत ये सारे टेबल भी दे दिए गए हैं जो हमने अभी तक पढ़े थे, उसको समअप कर दिया है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से एट अ ग्लांस इसको देख ले सकते हैं, इसको अलग से रिपीट करने का मेरा कोई पॉइंट नहीं बनेगा, हमने इन सबको अभी पढ़ा है। ठीक है, नोट्स एंड रेफरेंसेस हम देखते ही आए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कवरेज पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।